नमस्कार दोस्तों। आज 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि दिल्ली की सरहद पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसका अब केंद्र गाज़ीपुर बॉर्डर हो गया है उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगता हुआ। उस आंदोलन का देश भर के किसानों से रिश्ता नाता बनता है, यानी कि देश भर के किसानों का फ़ायदा इस आंदोलन की माँग में है। दूसरी बात ये कि क्या जो कानून सरकार ने बनाए हैं कृषि सुधारों के नाम पर, वो तीनों के तीनों सिरे से गलत हैं, उनको रद्द कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात ये कि राकेश टिकैत की अगुवाई में, अब सिर्फ राकेश टिकैत ही आपको दिखते हैं, बाकी जो किसान नेता थे वो दिख नहीं रहे हैं। इसलिए राकेश टिकैत की अगुवाई में चलने वाला आंदोलन राजनीतिक और जातीय आंदोलन में तब्दील होता हुआ नहीं जा रहा है। इन तीनों बातों पर बारी-बारी से मैं आऊँगा और आप मुझे सुनिएगा, क्योंकि कुछ आंकड़ों के ज़रिए स्थितियों को साफ करने की मैं कोशिश करूँगा। यह जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ईमानदारी कितनी है और देश भर के किसानों का भला कितना है, यह जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले आते हैं कि क्या इस आंदोलन से देश भर के किसानों का हित जुड़ा हुआ है। अब किसान कितने हैं? किसान देश में जितने भी हैं उनमें बहुत कम, जिसको सीमांत किसान कहते हैं, फिर छोटे किसानों के बाद मध्यम दर्जे के किसान और उसके बाद बड़े किसान। 1 एकड़ तक की खेती करने वाला किसान सीमांत कहलाता है, मार्जिनल फार्मर। 1 एकड़ और से लेकर 2 एकड़ तक की जो खेती करने वाला किसान है वो छोटा किसान कहा जाता है। देश में सीमांत और किसान जो लघु, इन दोनों तरह के, यानी कि 2 एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों की जो तादाद है वो 86% है। 1 एकड़ तक की किसानी करने वाले किसान इस देश में, किसानों की कुल जो तादाद है उसमें 69% है और 17% वो लोग हैं जो 1 एकड़ से ऊपर 2 एकड़ तक की खेती करते हैं। यानी कि जो 86% की आबादी है किसानों की, वो 2 एकड़ से नीचे की खेती करती है, 2 एकड़ तक की खेती करती है। 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक की खेती और 10 एकड़ से ऊपर की खेती, यह जो लोग करते हैं उनकी तादाद है 14%। अब हम आते हैं कि फसल यानी पैदावार कितनी होती होगी एकड़ के लिहाज से, और मैंने आंकड़ा वो रखा है जो द बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि आदर्श स्थितियों में ऐसा ही होना चाहिए। 1 एकड़ धान अगर आप बोते हैं तो उसमें लगभग 20-22 क्विंटल फसल होती है। 20-22 क्विंटल की कीमत आती है 36,000 रुपये। अगर मैं 1,800 रुपये क्विंटल पर, जो सरकार तय करती है MSP, उस पर ख़रीदता हूँ तो 1,815, 1,825, तो 36,000 रुपये आते हैं। और लागत 1 एकड़ धान की खेती में लगभग 20 से 27,000 की मानी जाती है। मैं सबसे कम लागत मानता हूँ, यानी कि सबसे कम लागत में सबसे अधिक पैदावार हासिल करते हैं आप तो 20,000 की लागत आपकी होती है। तो 36,000 आपने धान की फसल या पैदावार से जो बनाए, 20,000 आपके उसको पैदा करने में लगे, तो कुल मिलाकर के 1 एकड़ पर 16,000 रुपये किसान के पास बचते हैं। इसके बाद गेहूं की फसल, 1 एकड़ में किसान अगर गेहूं बोता है, आदर्श स्थितियों में 20 से 22 क्विंटल होगा और यह लगभग 41,000 रुपये का मैं मानकर चलता हूँ। अगर मैं 1,900 के आसपास MSP पर ही खरीद करता हूँ तो, और गेहूं की फसल में लागत कम होती है 10,000 के आसपास, तो 31,000 रुपये किसान के बचते हैं गेहूं से और 16,000 रुपये बचते हैं उसके धान से। तो 1 एकड़ में अगर गेहूं और धान दोनों वो बो लेता है तो कुल मिलाकर के उसको 16 और 31 47,000 रुपये का मुनाफा बचत होती है। अब मान लीजिए कि 1 एकड़ का किसान 47 रुपये कमा रहा है, तो 2 एकड़ का किसान कमाएगा, 47 को 2 से गुना कर दिए तो 94,000 रुपये आएंगे। 94,000 रुपये अगर 4 लोगों का घर है तो उसको 4 लोगों पर बांट करके देखेंगे, या महीने में आप आकर के देखिए, 94,000 रुपये साल का अगर किसान का परिवार कमाता है तो 1 महीने में लगभग 7,800 रुपये बनते हैं। यानी कि 7,800 रुपये की आमदनी वाला किसान 2 एकड़ की जोत का है, और वो भी 7,800 रुपये की आमदनी तब होती है जब मैं मान लेता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, वो आदर्श स्थितियाँ हैं, ना फसल मारी गई, ना कोई नुकसान हुआ और सब बेहतर रहा। तो
यह 7,800 दलवाई कमेटी जो बैठी थी, जिसने यह काम लिया था अपने हाथ में कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए क्या करना होगा, उस दलवाई कमेटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। इसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान जो देश का है, 2 एकड़ तक का किसान अगर 86% आबादी रखता है किसानों के बीच का, और 14% यानी 14% जो लोग हैं वो 2 एकड़ से ऊपर के हैं, तो इनकी आमदनी कैसी है? दलवाई कमेटी कहती है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं 2 एकड़ तक के, उनकी आमदनी है 79,000 रुपये सालाना। मैंने मान लिया था 94,000 रुपये, क्योंकि बहुत ऊपर की स्थितियों में मैंने आंकड़ा लगाया था। और जो बड़े किसान हैं, जो मध्यम दर्जे के 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक के, उनकी आमदनी होती है 2 लाख रुपए, और जो 10 एकड़ तक के किसान हैं उनकी आमदनी है 6 लाख रुपए से ज़्यादा। अब आप देखिए कि 6 लाख रुपए एक आदमी कमाता है, एक आदमी 79,000 रुपये कमाता है, तो कुल मिलाकर के दलवाई कमेटी कहती है कि जो 86% आबादी किसानों की है, उसके पास खेती से जो आमदनी होती है, ध्यान कीजिएगा, खेती से होने वाली आमदनी का सिर्फ 9% हिस्सा उन लोगों को जाता है जो 2 एकड़ तक की जोत वाले हैं, यानी कि 86%। और जो 14% लोग हैं 2 एकड़ से ऊपर, 10 एकड़ से ऊपर, वो खेती से होने वाली आमदनी का 91% हिस्सा रखते हैं, यानी कि इनके पास खेती से आमदनी का 91% आता है, और बाकी जो 86% है उनके पास 9% आता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। एक तरह से जो असमानता है देश के भीतर गरीब और अमीर के बीच, वही असमानता भारत में खेती के भीतर भी आपको देखने को मिलती है, जब आप छोटे किसान, सीमांत किसान और बड़े किसानों को आमने सामने रखते हैं। तो अब यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में किसान जो आपको आंदोलित दिख रहे हैं, दरअसल ये वही किसान हैं जो बड़ी जोत के हैं, जिनका फ़ायदा होता है, और सरकार एमएसपी पर इनका धान और इनका गेहूं खरीद लेती है। इसलिए 100% उपज बिक जाए सरकार के तय किए हुए दाम पर, यह सहूलियत सिर्फ किसान को नहीं है, बल्कि मंडी में जो कमीशन एजेंट हैं और कमीशन एजेंट के तहत जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग हैं। अब छोटा किसान, इसलिए अब हम आते हैं कि कानून जो बना है, उस कानून को क्या सिरे से रद्द कर दिया जाना चाहिए, जो ये मांग उठ रही है किसान आंदोलन के नाम पर। इस पूरे कानून में 3 चीज़ें हैं। एक ये है कि मंडी, जो सरकारी मंडियां होती हैं एपीएमसी एक्ट के तहत, उसके इतर, उसके अलावा भी दूसरी प्राइवेट कंपनियां आएंगी। किसानों का कहना ये है कि वो प्राइवेट कंपनियां किसानों को दाम नहीं देंगी, क्योंकि सरकार तो अपनी मंडी उठा लेगी उनको पैदा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, और वो अपनी शर्तों पर किसान की उपज लेंगे, इसलिए किसान मरेगा। दूसरा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब में जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चूंकि वो बड़ी कंपनियों के बड़े मालिकान होंगे, तो वो किसानों को दबा लेंगे और बाद में किसान का जो खेत है वो हड़प लेंगे। अब पहले एमएसपी पर आते हैं। मुझे लगता है कि एमएसपी एक ऐसा मसला है कि अगर इसको हम सुलझा लें, या एमएसपी को ही इस सभी झगड़े का या बवाल का आधार बना लें, तो सब खत्म हो जाता है। अगर मुझे ये पता है कि आलू की पैदावार इस बार मेरी जो होगी वो 10 क्विंटल की होगी, और मुझे यह भी पता है कि 8.5 रुपये पर मेरा आलू बिकने वाला है, तो मुझे कुल कितना मिलेगा आलू की फसल से मुझे अंदाज़ा है, उसके मुताबिक मैंने अपनी तैयारी कर रखी है। अगर ये नहीं है, तो बाज़ार में जो होर्डर्स हैं, जिन लोगों ने अपने पास जमाखोरी कर रखी है, वो जब फसल आती है उस दौरान बाज़ार में फसल उतार देते हैं, पुरानी फसल उतार देते हैं, दाम नीचे आ जाता है। किसान जो है औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचने को मजबूर होता है। इसलिए उसकी कीमत तय होनी चाहिए कि धान आप अगर बेचते हैं तो इतने पर आप बेचेंगे, गेहूं इतने पर, कपास इतने पर, तिलहन इतने पर, दलहन इतने पर, आलू इतने पर, टमाटर इतने पर। यह बहुत ज़रूरी है सरकार की तरफ से कि अगर आपने एमएसपी तय कर दिया, तो किसान अपनी खेती को लेकर के निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, अब जो पैदावार होगी उस पैदावार से मेरा इतना तो आ ही जाएगा। और
उसके होने से होर्डिंग का जो संकट है कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, पूंजीपति, कोई कॉरपोरेट उसने बाजार का अनाज अपने पास है जमा कर लिया है, क्योंकि आपने अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करके इन सब चीज़ों की होर्डिंग पर से रोक हटा ली है। तो धान है, गेहूं है, आलू है, टमाटर है, अगर कहीं कोई होर्ड किए हुए है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि उसने होर्डिंग के ज़रिए मेरी फसल जो आने वाली है उसका बाज़ार भाव गिराने का काम करेगा, क्योंकि मेरी फसल का दाम तय है। अब जिन लोगों ने होर्डिंग कर रखी है या तो वो एक्सपोर्ट करेंगे या एग्रो बेस्ड इकॉनमी, यानी कि हमारी फसल से के आधार या उसके ज़रिए जो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, चिप्स की होंगी और सॉस की होंगी, जो भी होंगी, एग्रो बेस्ड इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी को तय कर देने से सरकार बहुत सारे जंजाल से बाहर आ जाएगी। इसलिए जो 86% आबादी देश के किसानों की है, जो 2 एकड़ या उससे कम जोत पर है, वो अपना पेट नहीं पाल पाती है। उसके पेट पालने के लिए या उसका घर चलाने के लिए अगर उसका खेत कोई कॉरपोरेट या कोई बड़ा उद्योगपति ले लेता है और उसकी तरह के सैकड़ों लोगों का खेत उसके पास है, तो उन सभी किसानों का एक मोर्चा होगा जो उस कंपनी के साथ समझौता करेगा और फिर वो कंपनी खेती करेगी उन लोगों की ज़मीन पर। ज़मीन आपकी दरअसल किराए के मकान की तरह होगी। आपकी ज़मीन पर जो फसल पैदा होगी उसमें जो भी लागत है, उसमें जो भी मुनाफा है, वो कंपनी का है और कंपनी हमको एक मुश्त रकम हमारे खेत के लिए या फिर फसल के आधार पर दे सकती है। यह दोनों स्थितियों में तय करना होगा कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है। क्योंकि एक सवाल आता है कि जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि कंपनी ने 10,000 रुपये लगाए, लेकिन जो आउटपुट है यानी कि फसल जब निकल करके आती है और बाज़ार में उसका भाव 8,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये का घाटा कंपनी क्या किसान के ऊपर डालेगी। सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका कानूनी प्रावधान कर दिया जाना चाहिए कि किसान को इनपुट कॉस्ट पर होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। वो खेत दे करके निश्चिंत है कि मेरे खेत से आप इतनी फसल या जो भी पैदावार आप लेते हैं, मेरे खेत के बदले में आप इतनी रकम मुझे दे देंगे। उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है अचानक बढ़ेगा। छोटी छोटी जोत में फसल कम पैदा होती है, क्योंकि खेती कल्टिवेबल लैंड भी 1 एकड़ का होता है, यानी कि खेती योग्य ज़मीन 1 एकड़ की होगी तभी वो पैदावार ठीक देगी। उस छोटी छोटी जोत या छोटे छोटे खेत जो होते हैं वो ज़्यादा पैदावार देते नहीं हैं। तो जैसे ही बहुत सारे खेत को मिला करके आपने एक खेत बना दिया तो आपकी पैदावार बढ़ जाती है। कई तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल कॉरपोरेट करेगा तो उससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा। भारत का प्रोडक्शन, चीन का प्रोडक्शन, उसमें 3 गुना का अंतर है, क्योंकि चीन में बड़ी जोत पर खेती होती है और नई तकनीक से होती है और बीज पर जो काम होता है वह भी अलहदा है, बहुत रिसर्च होने लगा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे छोटी जोत के किसान को कोई नुकसान नहीं है और देश के कई हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के शानदार सफल नमूने उदाहरण हैं। इसलिए एक एमएसपी का तय करना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान से कॉरपोरेट होने वाले घाटे की उगाही नहीं करेगा। किसान की ज़मीन उसके पास सुरक्षित है। इन दोनों बातों को अगर कानूनन सरकार तय कर देती है तो देश में कृषि सुधारों के नाम पर या कृषि सुधारों के लिए यह तीनों कानून क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। अब तीसरी बात वो ये है कि क्या अब जो आंदोलन चल रहा है राकेश टिकैत की अगुवाई में, वो राजनीतिक और जातीय आंदोलन में बदल गया है? लगता यही है। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इस तरीके से अब शिवसेना के नेता संजय राउत भी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, उनके साथ गलबहियां डाल करके राकेश टिकैत फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत किसान नेता कम नेता यानी राजनेता हो गए हैं और वो अपने आप को ऐसा मानने लगे हैं। विपक्ष जो मोदी सरकार या बीजेपी को मैदान में अभी तक हरा नहीं पाया है, अपने आप को थका हारा महसूस करता रहा है, उसको किसानों के इस आंदोलन में अपने लिए उम्मीद दिखने लगी है और इसलिए उस आंदोलन को उसने ताकत देनी या पीछे से हवा देनी शुरू कर दी है।
अब जो है आंदोलन देश भर में फैलने का या फिर एक दिन का चक्का जाम का ऐलान कर रहा है, दरअसल इस ऐलान के पीछे बहुत सारे वो कारण हैं जो राजनीतिक हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने राकेश टिकैत के रोने को अपनी नाक का सवाल बना लिया और इसीलिए उस जगह पर जितने भी किसान आपको दिखेंगे, उनमें से ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, इन सभी को आरजेडी, इन सभी दलों को किसानों के इस आंदोलन में जो राकेश टिकैत की अगुवाई में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, अपने लिए उम्मीद दिख रही है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें वैसी होती नहीं, लेकिन पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, प्रचार, अफवाह के ज़रिए लोगों के बीच में ऐसी राय बना दी जाती है कि ऐसा ही है, यानी कानून किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। और मोदी की मौजूदा सरकार वो किसानों का भला नहीं चाहती है, बल्कि वो तो कॉरपोरेट का, कुछ चुने हुए उद्योगपतियों का भला चाहती है। और यह जो पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, अफवाह, प्रचार का तंत्र होता है, इसके ज़रिए कई बार सत्ता बदल जाती है। 1988 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस की थी, तब इसी राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत ने एक आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन का कारण सिर्फ मुजफ्फरनगर में किसानों की बिजली का बिल था कि मेरे पास बिजली समय से नहीं आती है, हम समय से पटौनी नहीं कर पाते हैं, बिल ज़्यादा आता है, तो किसानों ने घेराव कर दिया। गोली चल गई, 2 किसान वहाँ मर गए। महेंद्र टिकैत ने उस 2 किसानों के मरने को एक बड़ा मुद्दा बनाया। उनके पीछे पीछे बहुत सारे किसान लामबंद होते चले गए और वो आंदोलन दिल्ली आ गया। और दिल्ली में बोट क्लब पर फिर राजीव गांधी की सरकार ने एक गलती की कि उसने लाठीचार्ज करवा दिया और फिर सरकार को लगने लगा कि आंदोलन जो एक मांग से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे 35 मांगों पर आ गया, क्योंकि वो किसानों का आंदोलन होने के लिए इस तरह से उसको बनाया जाना ज़रूरी था। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से राजीव गांधी की सरकार और उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेसी सरकार चली गई। वो ऐसा नहीं था कि उस आंदोलन में देश भर के किसानों का हित छिपा हुआ था। उस आंदोलन की मांगें किसानों के लिए बहुत ज़रूरी थी या क्रांतिकारी थी, लेकिन राय बन गई कि यह सरकार जो है वो ठीक नहीं है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का बोफोर्स का जो पूरा कैंपेन था और किसान आंदोलन जो महेंद्र टिकैत की अगुवाई में चल रहा था, उसने कांग्रेस सरकार की मिट्टी पलीद कर दी। अभी जो बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से किसानों को ठीक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में उनका भी अपना अधिकार है, जो घेराबंदी है उस घेराबंदी को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। उनको अपना बैठने दीजिए। हाँ, इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि वो दिल्ली में आकर के फिर से उत्पात हुड़दंग ना कर पाएँ, जैसा कि 26 जनवरी को हुआ था। लेकिन इस तरह से घेराबंदी से किसानों के खिलाफ सरकार की राय जाती है और वह आंदोलन किसानों के हित से और देश भर के किसानों से कितना जुड़ा हुआ है, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए यह आंदोलन उन किसानों का है जो बड़ी जोत के हैं, जो सरकारी खरीद पर लगातार निर्भर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीते रहे हैं। सरकार का कानून एमएसपी को तय कर देने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को होने वाले घाटे को की भरपाई न करने की शर्त डाल देने के बाद बहुत क्रांतिकारी और देश में कृषि सुधारों के लिए बेहतर है। अगर यह कानून ठीक नहीं है, जो कानून चल रहे हैं वही ठीक हैं, तो फिर देश में रोज़ 2000 से ज़्यादा लोग किसानी क्यों छोड़ते हैं और हर साल 10,000 के आसपास किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? अगर ऐसे हालात ही ठीक हैं, तो फिर क्या इन हालात को ठीक बताने वाले ये लोग हैं जो आंदोलन पे हैं? नहीं हैं। तो खेती को बेहतर करने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। रास्ता वो होगा जो आधुनिक होगा, जो तकनीक से जुड़ा हुआ होगा और जिसमें व्यवहारिक पक्ष शामिल होगा। और इसमें है, अगर इन 2 बातों को ठीक कर दिया जाए तो ये कानून देश के किसानों के लिए और कृषि सुधारों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। और हिंदुस्तान अपने प्रोडक्शन से जो देश में अनाज का होगा या दलहन तिलहन बाकी कपास का होगा,
उसके ज़रिए ना सिर्फ अपने देश के हर एक आदमी का पेट पाल सकेगा, बल्कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है 14-15% खेती का, घटते-घटते 50% से वो 14-15% पर आ गया है, वो कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, वो 18-20% तक जा सकता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन क्या है? कानून क्या है? देश भर के किसानों का हित किसमें छिपा हुआ है? और कृषि के ज़रिए देश के विकास को कितनी तरक्की दी जा सकती है, कितनी रफ्तार दी जा सकती है, या देश के विकास में खेती कितना कारगर औजार साबित हो सकती है, यह सब समझना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी कोशिश यही रही है कि इन सब बातों पर आंकड़ों के ज़रिए एक अच्छी समझ रख पाऊँ। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, सवाल कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।